सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे हो गए। कल वाले वीडियो में हमने ज्यामिति के बारे में देखा था, उसका परिचय देखा था और कुछ परिभाषाएं देखी थी। आज वाले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो मैं जो भी चीज़ समझाऊंगा, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है यानी सूत्र हैं, कुछ परिभाषाएं हैं और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके नोट्स मैं खुद तुम्हें हाथ से बना रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने मोबाइल की स्क्रीन पे साथ के साथ देते जाऊँगा। यानी बोर्ड पे जितना मैंने समझाया उस स्लाइड के पूरे के नोट्स मैं तुम्हें हैंड टू हैंड मोबाइल पे ही तुम्हारे मिल जाएंगे। ठीक है, और रही बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन में सारे बोर्ड पे कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। यानी जो भी क्लासें होंगी उनमें सारे एक एक एग्जाम्पल, प्रश्नावली से पहले जो भी एग्जाम्पल आते हैं और जो भी प्रश्नावली में हैं, तो एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो 2 दिन बाद सब कुछ भूल जाओगे। अगर आप नोट्स ऐसे बनाएं कि एक ही जगह पर लिखें, कहीं एक पन्ना कहीं पे लिख के पटक दिया, दूसरा पन्ना कहीं पे लिख के पटक दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अपन आज की वीडियो में देख लेते हैं, पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी प्रश्नावली थी क्लास 9 में हम पढ़ रहे थे मैथ्स का सब्जेक्ट चल रहा था, ये हमारा मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। यूनिट का नाम था हमारा समतल ज्यामिति परिचय। रेखाएं में कौन, ठीक है, इसी को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं प्लेन ज्योमेट्री। लाइन और एंगल। ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन आज वाली वीडियो में हमने दे दिया था। अब जो परिभाषा है पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, एक बार वो रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समतल ज्यामिति में जो स्टार्ट अपना शुरुआत का 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और 0 से हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और एक एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हम देखते हैं बिंदु। अब बिंदु क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। बिंदु को अंग्रेजी में हम पॉइंट कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले वह देखते हैं। बिंदु अगर किसी भी बारीक वस्तु से, या पेन हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, उससे हम कोई भी चिन्ह किसी समतल पर बनाएंगे तो वह हमारा बिंदु कहलाएगा। बिंदु को बनाते कैसे हैं वो देख लीजिए। यानी ये हमारा चौक है, तो इससे हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, ये हमारा बिंदु हो जाएगा। अब बिंदु का काम क्या होता है, किसी स्थान विशेष को दर्शाता है। बिंदु है जो हमारा वह किसी स्थान विशेष को दर्शाता है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, यानी प्रदर्शित कैसे करते हैं। इसको हम A, B, P, Q यानी बड़े अक्षरों से हम डिनोट करेंगे इसको। अब देखिए, क्या इसकी कोई माप होती है? बिंदु की कोई माप नहीं होती है, बस ये हमें स्थान विशेष दर्शाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसकी कोई माप नहीं होती है। बिंदु हमने पढ़ लिया। अब बिंदु के बाद हम चलते हैं रेखा पर, क्योंकि बिंदु से ही हमारी रेखा का निर्माण होता है।
कैसे होता है वह हम देखेंगे। अब देखिए रेखा की परिभाषा एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर रेखा की परिभाषा मैं बताता हूँ। देखिए हमने समतल पर कोई भी दो बिंदु लिए, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मैं मिलाने के लिए क्या करता हूँ, और बहुत सारे बिंदु लेता हूँ इनके बीच में, छोटे छोटे छोटे, लेकिन ये कंडीशन ये रहेगी हमारी कि ये सारे एक ही सीध में होने चाहिए, ठीक है। अब ये बिंदु अगर मैं यहाँ तक ले लेता तो गिनना भी इनको पॉसिबल नहीं है, यानी ये अनंत बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु ए था और ये बिंदु हमारा बी था। अगर मैं इन बिंदुओं को सबको यानी बिंदु बिंदु करके सबको मिला दूंगा तो हमारी एक ये लाइन बन जाएगी, यानी रेखा बन जाएगी। अब देखिए रेखा की परिभाषा देख लेते हैं एक बार। दो बिंदुओं के बीच में स्थित अनंत बिंदुओं को एक सीध में मिलाने पर और दोनों ओर अनंत की ओर अग्रसर होती है रेखा हमारी। दोबारा देखेंगे, कोई भी दो बिंदु हैं उनके बीच स्थित सारे बिंदु को हम एक सीध में मिला देंगे तो जो हमारी बन जाएगी रेखा बन जाएगी। लेकिन रेखा के लिए शर्त क्या होती है कि यह हमेशा अनंत की ओर दोनों बिंदु को और बढ़ती जाएगी, यानी इसकी कोई निश्चित माप हम नहीं कह सकते रेखा की, ठीक है। अब रेखा को प्रदर्शित करने का तरीका देख लेते हैं। अगर रेखा ए बी है तो उसके ऊपर हम ये रेखा वाला लाइन वाला सिंबल बनाएंगे, तो इनको हम रेखा वैसे प्रदर्शित करते हैं। रेखा के दोनों पॉइंट अनंत की ओर बढ़ते हुए रहते हैं। अब रेखा के बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर किरण की। ये रेखा का ही एक प्रकार है। किरण को हम अंग्रेजी भाषा में रे बोलते हैं। अब देखिए अभी हमने यहाँ पे दो बिंदु लिए थे। अगर मैं इस बार क्या करूँगा कि रेखा से ही किरण की परिभाषा आती है। दो बिंदु हैं, इनको मैंने मिला दिया सारे बिंदुओं को, अनंत बिंदुओं को। अगर मैंने एक बिंदु को फिक्स कर दिया और एक साइड इसको अनंत की तरफ बढ़ने दिया तो वह हमारी क्या होगी, किरण होगी। अब किरण की परिभाषा देखेंगे। अगर दो बिंदुओं में से एक बिंदु को फिक्स कर दें और एक बिंदु को अनंत की तरफ बढ़ने दें तो वह हमारी किरण होगी। किरण की भी कोई निश्चित माप नहीं होती है। किरण को प्रदर्शित करने का तरीका देखेंगे। किरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी है उसके ऊपर हम किरण का सिंबल बनाएंगे, ये किरण को प्रदर्शित करता है। अब तीसरे नंबर पे हम देखेंगे एक बार रेखाखंड क्या होता है। तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर पर देखते हैं रेखा खंड। अंग्रेजी भाषा में इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अब देखिए ये रेखाखंड कहाँ से निकल के आता है, यानी अगर इस रेखा पर जो हमने रेखा ए बी खींची है इस पर कोई पॉइंट मैंने, इस पर अनंत पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट ये लिया सी और एक पॉइंट बी लिया और इस टुकड़े को मैं यहाँ पे, क्योंकि सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, खंड का मतलब भी टुकड़ा ही होता है, और इस टुकड़े को यानी सी और बी को मैंने यहाँ पर ला के रख दिया। अब देखिए रेखाखंड की विशेषताएं क्या होंगी। रेखा में क्या था, अनंत की ओर ये बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे बिंदु फिक्स है। हमने बिंदु की परिभाषा में देखा था, इसी स्थान से इसको दर्शाता है। एक बिंदु यहाँ पर एक है, यानी दो जगह हैं सी और डी। अब दोनों बिंदु फिक्स हैं, मतलब ये अनंत की ओर नहीं बढ़ेंगे और इसकी फिक्स माप होगी। जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे हम उनमें रेखा नहीं लेंगे, रेखाखंड ही लेंगे। 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, 15 सेंटीमीटर का खींचिए, तो इसकी निश्चित माप होती है हमारी। हमने देखा सबसे पहले बिंदु, फिर रेखा, फिर किरण और रेखाखंड। ये चार परिभाषाएं हमने देखी। अब हम देखते हैं कि रेखाएं, रेखा देखी हमने, रेखाओं को टाइप पढ़ते हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती है। रेखाओं के
प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लाइन। सबसे पहले हमने देखी थी रेखा से रेखा, तो पहले नंबर पर हम देखते हैं सरल रेखा, जो हमने अभी देखी। अगर सरल रेखा के मैं भाग करता हूं तो ए पार्ट में और बी पार्ट में देखिए, ये हमारी सरल रेखा ही है। अगर इसी रेखा को मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। दूसरे नंबर पे ये हमारी कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब अगर इसी रेखा को मैं किसी कोण पे देख, यानी तीसरे नंबर पे ये मैंने आड़ा लिख दिया इसको, यानी तिरछी रेखा। ऑब्लिक ये सरल रेखा ही थी, बस हमने इसकी स्थिति चेंज की है। ये हमारी क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, ये तिरछी रेखा है हमारी। अब दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस समतल पर कोई भी दो रेखाएं हमें एक साथ खींचनी है, तो हमें दो स्थितियां प्राप्त होंगी। पहली स्थिति, एक रेखा मैंने ऐसे खींची, एक ये खींची। दूसरी स्थिति, अगर इस पहले वाली स्थिति को ही मैं अपोजिट करूं तो दो रेखाएं हमें एक साथ खींचनी है। अब देखिए, अगर मैं इन रेखाओं को आगे बढ़ाता हूं तो ये रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी। इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया तो ये बिंदु पर यहाँ पे इस रेखा में काट दिया। लेकिन ये रेखाएं हैं, इनको मैं बढ़ाता हूं तो ये कहीं पे भी नहीं काटेंगी, ठीक है। तो अब इन रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, वह देखते हैं एक बार। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं की परिभाषा देखते हैं। अगर दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर वह आपस में किसी बिंदु पर काटे तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगी, और जिस बिंदु पर काटेंगी वह प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा हमारा। यानी ये दो रेखाएं मैंने ली और ये हमारी बिंदु O हो गया, ये रेखा L और ये M हो गई। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हुई, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइन। अब समांतर रेखाएं कौन सी होती है, अभी हमने बताया था, अगर दो रेखाएं उनको खींचा जाए और वे आपस में कभी नहीं मिलेंगी बढ़ाने पर, तो हमारी वह समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और समांतर रेखाओं की विशेषता क्या होती है, कोई भी मैं बिंदु लेता हूँ इस रेखा पर, यानी L और M, इस पर मैंने एक बिंदु लिया और इसी के सीधे मैंने B बिंदु लिया, तो जो इनकी ये लंबवत दूरी है हमेशा समान होगी कहीं पे भी, यानी समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। तो ये हम नोट कर लेंगे, लंबवत दूरी हमेशा समान होगी, ठीक है। सरल रेखा पढ़ ली हमने।
प्रतिच्छेद रेखाएं पढ़ ली, समांतर रेखाएं पढ़ ली। अब कभी कभार बीच बीच में आ जाते हैं हमारे समगामी रेखाएं क्या होती हैं, समबाकी रेखाएं क्या होती हैं, तो वे और हम पढ़ लेते हैं। वैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं, कक्षा 6 में आपने साथ में पढ़ी हुई है, फिर भी रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से आप सब कुछ भूल चुके होंगे। 14 पॉइंट देखते हैं हम। समगामी रेखाएं। अब देखिए समगामी रेखाएं क्या होती हैं, जैसे अभी हमने प्रतिच्छेद रेखाएं पढ़ी थी, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये दोनों किसी बिंदु O पर आकर मिलेंगी। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होगी, जब दो रेखाएं आपस में दूसरे को काटेंगी तो वो प्रतिच्छेद रेखा होगी और एक प्रतिच्छेद बिंदु बनाएंगी। अगर लेकिन इसी बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं आके काटेंगी तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, ये हमारी समगामी रेखाएं होंगी। और जो यह बिंदु है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट, यानी और इन रेखाओं को कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। समगामी रेखा होगी। उसके बाद हम 5 नंबर पर देखते हैं समपाती। समपाती रेखाएं देखिए, एक रेखा ये है, अगर मैं इसका नाम मैंने ए बी ले दिया और यहाँ पर मैंने सी डी भी ले दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रेखा है, उसके ऊपर ही एक दूसरी रेखा है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप ढके हुए हैं, ओवरलैप किए हुए हैं यानी ढके हुए हैं, तो ये रेखाएं हमारी समपाती रेखाएं हो जाएंगी। ये रेखाओं के छोटे छोटे प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे रेखाएं हैं उनसे कौन कौन से कोण बनते हैं। तो पहले हम एक बार कोण की तरफ चलते हैं, फिर हम रेखाएं और रेखाओं से कौन से कोण बनते हैं वो देखेंगे और कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम कोण पर डिस्कस करेंगे, कोण यानी एंगल। अब कोण की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, कोण की परिभाषा कहाँ से निकलकर आती है। बिंदु के बारे में पढ़ी जाता, अगर एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणें एक साथ निकलती हैं तो वह कोण का निर्माण करती है। यानी ये उभयनिष्ठ बिंदु था, इसे एक किरण O A निकली, इसे एक किरण O B निकली, तो यानी इन दोनों के बीच में जो ये ढलान है, यानी कोण को हम ढलान भी बोलते हैं, इसको ही हम कोण बोलेंगे। परिभाषा वापस देख लीजिए, अगर किसी उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणें एक साथ निकलती हैं तो वह कोण का निर्माण करती हैं या फिर ढलान, कोण को ही हम ढलान भी बोलते हैं। अब कोण के भाग देखते हैं। जो ये किरण OA है, यानी इसमें किरण OA है, इसको हम इसकी भुजा, कोण की भुजा भी बोलते हैं, कोण की भुजा। किरणों को ही कोण की भुजाएं बोलेंगे, तो OA व OB इसकी भुजाएं हैं, यानी ये दोनों इसकी कोण की क्या है, आर्म है। अब जो ये बिंदु है, जो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु था, इसको हम, अभी तक तो ये बिंदु था, लेकिन अब ये जब दो किरणें एक साथ निकलेंगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, यानी वर्टेक्स। ये उभयनिष्ठ बिंदु हमारा शीर्ष हो जाएगा और जो ये किरणें थी, अभी तक किरणें थी, लेकिन अब ये कोण की भुजाएं हो जाएंगी। ये हमने कोण के पार्ट पढ़ लिए, कोण की परिभाषा पढ़ ली। अब हम कोण के प्रकार पढ़ते हैं। कोण के प्रकार पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं। एक बिंदु था, ये O, इससे किरण निकली, इसका नाम हमने ले लिया A। अब देखिए कोण की कंडीशन क्या थी कि कोण होने के लिए क्या जरूरी है, एक उभयनिष्ठ बिंदु और दो किरणें। तो यहाँ पे एक ही किरण है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कोई कोण है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई भी कोण नहीं है। अब कोण होता है, हम उसको मापते कैसे हैं? कोण की माप देखते हैं अपन,
कोण को प्रदर्शित करने का तरीका ये है, यानी कोण का ही सिंबल होता है ये, कोण ए ओ बी या फिर कोण बी ओ ए। अगले नंबर पे हम देखते हैं कोण को हम ऐसे मापेंगे। हाँ, अब कोण के प्रकार कहाँ से आते हैं वो देखते हैं। ठीक, जब किरण के लिए क्या चाहिए थे, दो, मतलब कोण बनाने के लिए दो किरणें चाहिए थी, तो यहाँ पे एक ही किरण है, तो ये कोई कोण नहीं है, मतलब ये किरण ही है खाली। लेकिन कोण को हम मापते किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से। चांदे से हम मापन करते हैं, चांदे से मापते हैं, चांदे को हम प्रोटेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। अब देखिए, अब कोण धनात्मक और ऋणात्मक भी होते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। अब एक बार चांदा देख लेते हैं, आपने सामने देखा हुआ है, ये होता है हमारा एक बिंदु होता है, और यहाँ पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और ये हमारा पूरा 180 डिग्री पर आ जाता है। अब कोण धनात्मक, पॉजिटिव कोण और नेगेटिव कोण क्या होते हैं। अगर मैं चांदे की सहायता से, यानी ये मेरा पॉइंट है, अगर चांदा मैं यहाँ पे रखूंगा और इस डायरेक्शन में कोण मापूंगा, तो सारे कोण, यानी घड़ी हमारी इधर चलती है, और अगर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊंगा तो ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट होंगे। अगर मैं कोण को नीचे की साइड बनाना स्टार्ट करूंगा, यानी ऐसे, तो ये हमारे ऋणात्मक कोण होंगे। अब कोण के प्रकार हम देखते हैं। प्रकार, सबसे पहले कौन आएगा हमारा, जीरो कोण, जीरो कोण, जीरो एंगल। अब जीरो कोण क्या होता है वह देखते हैं। ये बिंदु लिया, इसे किरण ए बी निकली, ओ ए। अब ये खाली किरण है, अगर मैंने चांदे की सहायता से बताया कि जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन अभी भी हम इसको कोण नहीं बोलेंगे। कोण के लिए क्या जरूरी है, दो किरणें। तो जब हम इसके ऊपर एक और किरण, यानी ये दो किरणें हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप की हुई है, तो इसका मतलब कि ये कोई भी कोण नहीं है। जब ये किरण नीचे वाली किरण ऊपर निकल के आएगी तब हमारा कोण का निर्माण होगा। तो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे हम, दो किरणें निकाल के हमारा जीरो एंगल प्रदर्शित होगा। दूसरा देखते हैं हम न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण के बारे में देखते हैं। जीरो से स्टार्ट किया हमने इस एंगल को और ये बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो भी कोण बन रहे हैं हमारे, जो भी कोण बने, यानी जीरो से हमने स्टार्ट किया, 10 का, 30 का, 60 का और 70 का, लेकिन ये जब 90 डिग्री होगा तो हमारा न्यून कोण नहीं रहेगा। यानी अब परिभाषा देखते हैं कि न्यून कोण होते क्या है। कोण को मैं थीटा से प्रदर्शित कर सकता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री से बड़ी, यानी ये बड़े का सिंबल है, और 90 डिग्री से कम होगी, या फिर हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, 0 से 90 के बीच के कोण। 0 से 90 के बीच के कोण हमारे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। तीसरे नंबर पे चलते हैं हम, समकोण। समकोण या राइट एंगल।
जब हम 0 से स्टार्ट हुए और 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो एकदम फिक्स जो 90 डिग्री का एग्जैक्ट कोण है उसको हम समकोण कहते हैं। और समकोण की विशेषता क्या होती है कि सारे समकोण हमेशा बराबर होते हैं। ये समकोण चाहे मैं छोटा या बड़ा कैसा ही इसको बना दूं, लेकिन ये समकोण की विशेषता क्या होती है कि ये हमेशा बराबर होती है। समकोण में यहाँ पर ये आधा वर्ग टाइप का बना देते हैं, जबकि कोणों में हम क्या बनाएंगे, कोणों में ये ढलान वाला चित्र बनाएंगे। तो 90 डिग्री पूरा कोण, पूरा ये हमारा समकोण हो गया। अब अगर मैं 90 डिग्री से ऊपर बढ़ता हूँ तो ये कोण हमारे क्या कहलाएंगे। अगर मैं 90 डिग्री से ऊपर जा रहा तो डी पे देखते हैं, 90 से अधिक हो रहा है, इसका नाम हमने कर दिया अधिक कोण। obtuse एंगल। अधिक कोण की परिभाषा क्या होगी कि अगर कोण की वैल्यू 90 से अधिक है और अगर ये सीधी रेखा हो जाएगी तो हमारा कोण जैसा चांदा होता है हमारा 180 डिग्री पर हम पहुंच जाएंगे। कि 90 से अधिक और 180 के बीच में, यानी अगर थीटा की वैल्यू हमारी 90 से अधिक होगी और 180 डिग्री से कम होगी तो वह हमारा अधिक कोण होगा। एक बार ये आप नोट कर लीजिए, वैसे मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा सारी चीजें। अधिक कोण के बाद हम देखते हैं जब 180 डिग्री से ऊपर कोण जाने लगेगा तो हमारा कौन सा कोण होगा वह हम देखते हैं। अब ये कोण हमारे यहाँ जाने वाले, ये कोण हमारे कौन से होंगे। 5वें नंबर पर वृत्त कोण, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब वृत्त कोण क्या होगा, अगर जब थीटा की वैल्यू, यानी ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसको हमने थीटा नाम दे दिया। अब कोण ऐसा ही बोल सकता हूँ, कोण ओ सॉरी ए ओ और यहाँ पे डी नाम दे दिया, या फिर मैं इसको थीटा से प्रदर्शित कर सकता हूँ, क्योंकि अपनी सुविधा के लिए हम एक्स भी नाम दे सकते हैं, इसको थीटा भी दे सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से अधिक होगी और 360 डिग्री से कम होगी तो वह हमारा वृत्त कोण कहलाएगा। अब देखिए, अब क्या हुआ, अभी ये कोण यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस आके यहीं पर ही मिल गया, तो हमारा कौन सा कोण का निर्माण होगा। यानी ये जो हमारी ओ बिंदु था ये ए, अब मैंने क्या किया, यहाँ से कोण स्टार्ट हुआ वापस यहाँ पर आके ये मिल गया, यानी एक चक्कर पूरा कर दिया। तो जब भी कोण एक चक्कर पूरा कर लेगा तो पूर्ण कोण कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट एंगल हमारा बन जाएगा और इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, यानी एग्जैक्ट, ये हमारा पूरा होगा 360 डिग्री का फिक्स होगा, ना ज़्यादा ना कम। जैसे हमारा समकोण था 90 डिग्री का, ऐसे ही है। अब हमने कोणों के बारे में देख लिया है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़े हुए थे। अब जो थोड़ी कंफ्यूजन वाली बातें आती हैं वह कोण भी हम एक बार देख लेते हैं कि कोण क्या, कोण यही कोण होगा। अगर मैं एक साथ दो कोण बना दूं उनको हम क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं आसनी कोण क्या होता है। आसनी कोण यानी एडजेसेंट एंगल। अब आसन कोण की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। आसन कोण की परिभाषा क्या होती है। आसन कोण वही, पहले हम कोण बनाएंगे
ओ ए किरण निकली और ये बी निकला, ठीक है। देखिए एक मैंने यहाँ पर ये सी निकाल दी। कोई बेनिस्ट बिंदु है उससे दो किरण निकलती है तो हमारा कोण का निर्माण होता है। लेकिन अगर दो कोण जिनकी एक भुजा बेनिस्ट हो तो वह हमारे आसन कोण कहलाएंगे। जैसे ये भुजा OB है, ये कोण COB में भी यूज आ रही है और भुजा OB BOA में भी यूज आ रही है, तो ये हमारे कौन से आसन कोण होंगे। आसन कोण अब देखिए इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आसन कोण के लिए। AOB और C तो कोण इसको मैंने θ1 नाम दे दिया, इसको θ2 या फिर मैं इसको θ2 को COA भी बोल सकता हूँ और COB को मैं θ1 बोल सकता हूँ। अब θ1 और θ2 आसन है या नहीं? बिल्कुल आसन है। क्यों? क्योंकि ये जो भुजा OC है वह OC भुजा COB और AOC दोनों में बेनिस्ट है, तो ये आसन हमारे हो जाएंगे। अब देखिए एक यहाँ पे θ1, यहाँ पे θ2, यहाँ पे θ3। अब देखिए क्या अगर कोई भी दो कोण, आसन कोणों की कंडीशन क्या थी? क्योंकि दो कोण होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीन कोण है तो θ1 और θ2 आसन कोण है, इधर θ1 और θ3 आसन कोण होंगे, इधर θ2 और θ3 आसन कोण होंगे। क्योंकि θ2 और θ3 में ये वाली भुजा कॉमन है, θ2 और θ1 में ये वाली भुजा कॉमन है, θ1 और θ3 में ये वाली भुजा कॉमन है। ये सारे हमारे आसन कोण के एग्जांपल हैं। आसन कोण हो गए। अब आसन कोण के बाद हम देखते हैं ठीक है। रैखिक कोण युग्म के लिए परिभाषा क्या होगी? अगर कोई भी दो कोण है, कोई भी दो कोण है, अगर वे दोनों मिलकर 180 योग होता है उनका, तो वे हमारे रैखिक कोण युग्म कहलाएंगे। क्योंकि कहा गया है इसमें युग्म और कोण और रैखिक। अब रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब है एक रेखा अगर इस पर बने हुए कोई भी दो कोण है, अगर उनका योग दोनों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वे हमारे रैखिक कोण युग्म कहलाएंगे। लेकिन रैखिक कोण के लिए हमारी थोड़ी कंडीशन है। आसन कोण तो होंगे ही, लेकिन जो ये बेनिस्ट भुजा तो ये होगी और जो बाकी की दो किरणें हैं वह विपरीत होनी चाहिए। यानी रैखिक कोण तभी कहलाएंगे जब वे 180 डिग्री पर बने हुए होंगे। यानी एक सरल रेखा पर बने हुए दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा तो वे हमारे रैखिक कोण युग्म कहलाएंगे। यानी θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री होगा तो ही हमारे रैखिक कोण ये कहलाएंगे। ठीक है। कोई भी दो आसन कोण है, आसन कोण रैखिक भी हो सकते हैं। अगर दो आसन कोण है, अगर उनका योग 180 डिग्री है तो ही वे हमारे रैखिक कहलाएंगे। अन्यथा अगर दो आसन कोण ये हैं, अगर इनका योग 180 डिग्री नहीं है तो ये हमारे रैखिक कोण में नहीं आएंगे। रैखिक कोण युग्म के बाद अब हम देखते हैं कि एक यहीं से रैखिक कोण युग्म से एक वो नोट निकल के आता है। यानी रैखिक कोण, अब देखिए ये एक सरल रेखा AB है, उस पर पॉइंट O है, ये CD। इसको मैंने θ1 नाम देता हूँ, इसको मैंने θ2 नाम दिया, इसको θ3 नाम दिया। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा चक्कर पूरा करता हूँ तो क्या कोण बना हमारा 180 डिग्री का। तो अब 100 यानी सरल रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे सारे कोण उनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 180 डिग्री। ये चीज आपको याद रखनी है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे बहुत काम आएगी। अब यहीं से मैं एक और नोट निकालता हूँ। अगर मैं इन कोणों को बढ़ाता जा रहा है और ये पूरा चक्कर यानी एक बिंदु के, अब देखिए एक बिंदु के चारों ओर
बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, θ1, θ2, θ3, θ4, 5, θ6 एंड θ7। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 प्लस θ6 θ7। और ये कितना होगा 360 डिग्री होगा। ये भी नोट है हमारे, ये भी बहुत काम आएगा। आसन कौन हो गए, रेखी कौन हो गए, एक बिंदु के चारों बढ़ने वाले कौन हो गए, और सरल रेखा पर बनने वाले कौन हो गए। अब हम रेखाएं और कोण हैं उनसे जो भी संबंध निकलते हैं वे कौन पढ़ेंगे। तो शीर्षाभिमुख कौन पढ़ते हैं सबसे पहले। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब शीर्षाभिमुख कौन होते क्या है, यानी हमने रेखाएं पढ़ी थी, अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वे कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। और जो पॉइंट बताया हुआ है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, इसको हमने वो नाम दिया। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो बनने वाले कौन हमारे शीर्षाभिमुख कौन होंगे। लेकिन शीर्षाभिमुख कौन, तो चार कौन बनेंगे हमारे यहाँ पर, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। अब इनमें क्या विशेषताएं होती हैं वह हम देखते हैं। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बनने वाले कौन हमारे शीर्षाभिमुख कौन होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोणों में एक विशेषता भी होती है कि त्रिकोणीय कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा किसके, कोण नंबर 3 के, कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 4। और रीजन क्या है इसका, शीर्षाभिमुख कोण। ये गांठ बात लो कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये चीज आपके बहुत काम आएगी। अब ये बराबर क्यों होते हैं ये हम सिद्ध भी करेंगे, लेकिन आगे जब प्रमेय अपनी आएंगी तो वहां पे ये सिद्ध होगा और उनका प्रूफ भी होगा कि कैसे बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कौन हो गया हमारा। अब हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी थी, उसके बाद हमने समांतर रेखाएं भी पढ़ी थी और एक तिर्यक रेखा। अब हम देख लेंगे, ये हमारी रेखाएं हैं। अब देखिए तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा के बारे में जानते हैं एक बार पहले। तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा विभिन्न बिंदुओं पर काटती है तो वह हमारी तिर्यक रेखा कहलाएगी। समांतर रेखाएं भी हो सकती है और प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हो सकती है। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये रेखा L है, M, N और O, दो या दो से अधिक रेखाएं हैं, इनको एक रेखा काट रही है बिंदु P, Q और R पर। तो ये रेखाएं हमारी कौन सी होगी, ये हमारी तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा यानी समांतर रेखा को भी काट सकती है, प्रतिच्छेदी रेखा को भी। अब इनसे जो कोण बन रहे हैं यानी चार कोण बन रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से कोण करके आते हैं। यहाँ से जो भी सूचनाएं निकलेंगी वो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगत कोण। संगत कोण यानी corresponding एंगल। ये दो रेखाएं मैंने बनाई और ये रेखा L है, M और ये हो गया N। अब देखिए ये बिंदु A पर काट रही है और ये यहाँ पर बिंदु B पर काट रही है। रेखा M को L
अब यहाँ पर कौन जो बना हमारा, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3 और कौन नंबर 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये कौन नंबर 8। तो अब संगत कोण की परिभाषा हम देख लेते हैं एक बार। संगत कोण, अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जो हमारी ये है तिर्यक रेखा, इसके एक ही साइड बनने वाले जो कोण है, यानी इसके एक ही साइड कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 2, 4, 6 और 8, ये कोण हमारे बन रहे हैं 2, 4, 6 और 8। एक ही साइड कोण जो बनेंगे और जिनकी जो किरणों की दिशा है एक ही होगी, यानी अगर मैं कोण नंबर 2 है उसको लेता हूँ, मैं कोण नंबर 2 है तो इसकी एक किरण ये, एक किरण ये, और कोण नंबर 6 है इसकी एक किरण और इसकी किरण, तो इनकी जो किरणों की दिशा है यानी जो भुजाओं की दिशा है वह समान होगी, तो वे कोण कौन से कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे कोण 2 बराबर कोण 6, संगत कोण की परिभाषा आप देखिए, अगर दो समांतर रेखाओं को या फिर दो रेखाओं को, दो से अधिक रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले कोण जिनकी भुजाओं की दिशा एक ही होगी वह कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। अगर मैं 2 और कोण नंबर 8 को मैं लेता हूँ, कोण 2 यानी कोण 2 की आकृति ये है और कोण 8 की आकृति ये है, क्या इनकी किरणों की दिशाएं समान है, तो ये कोण बराबर हमारे नहीं होंगे। लेकिन अगर कोण 2, कोण नंबर 2 मैंने यहाँ से लिया, कोण नंबर 6 लिया, इनकी किरणों की दिशाएं या भुजाओं की दिशाएं समान है, तो ये कोण हमारे बराबर होंगे। ये बराबर क्यों होते हैं ये हम प्रमेय में सिद्ध करेंगे। कोण नंबर 2 बराबर हो गया कोण नंबर 6 के। इसी प्रकार अब मैं कोण 4 है और कोण 8 वे भी हमारे संगत कोण होंगे, कोण 4 बराबर हो गया कोण 8 के। ये तिर्यक रेखा के दाईं ओर बनने वाले कोण होंगे। अगर तिर्यक रेखा के बाईं ओर जो संगत कोण बनेंगे उनको देखते हैं। कोण नंबर 1 बराबर होगा हमारा इसके कोण नंबर 5 के, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 7 के। ये हमारे संगत कोण हो गए। तिर्यक रेखा के दाईं ओर बनने वाले कोण और ये बाईं ओर बनने वाले कोण। संगत कोणों को हमेशा ये याद रखना है कि संगत कोण हमेशा हमारे बराबर होंगे। संगत कोणों के बाद हम चलते हैं एकांतर कोणों पर। एकांतर कोण वही दो या दो से अधिक रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, एल एम और ये पी लिया, और यहाँ पर जो बनने वाले कोण हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए एकांतर कोण की परिभाषा क्या होगी हमारी। वैसे तो याद रखने के लिए सीधी सी एकांतर कोण की परिभाषा तो नहीं है वो, और याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि जेड जैसी जो आकृति बनाएंगे जो भी कोण है, यानी कोण 3 और कोण 6 हमारी जेड जैसी आकृति बना रहे हैं, और इधर कोण 4 और कोण 5 हमारी जेड जैसी आकृति बना रहे हैं। जेड जैसी या एन जैसी आकृति ये हमें मतलब समझने के लिए है, लेकिन ये एक परिभाषा है नहीं इसकी। तो कोण 3 और कोण 6 एकांतर कोण है, कोण 4 और कोण 5 एकांतर कोण है। एकांतर कोण दो टाइप के होते हैं, अंत एकांतर कोण और दूसरा बाह्य एकांतर कोण। अब अंतर और बाह्य कोण ये भी देख लेते हैं एक बार, यानी जो समांतर रेखाएं उनके जो मध्य में कोण बन रहे हैं, कोण 3 कोण 4 और 5 और कोण 6 ये हमारे अंत्य कोण है, और जो समांतर रेखाओं के बाहरी साइड बन रहे हैं हमारे कोण 1 2 7 8 बाह्य कोण है। अब हमारे एकांतर कोण है वे भी हमेशा बराबर ही होते हैं, ये चीज हमें याद रखनी है।
तो जेड जैसी आकृति में कोण 3 कोण 6, यानी अंतर एकाग्र कोण में कोण 3 बराबर कोण 6 होगा। और कोण 4, एक बार हम इसको बाहर निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर जो कोण 4 है वो हमारे कोण 5 के बराबर हो गया। इधर हमने जो लिखा था कोण नंबर 3 कोण नंबर 6, ठीक है। अगर मैं एन जैसी आकृति होगा था, अगर इनको मैं ऐसे कर दूंगा कोण 3 और कोण 6 तो भी है सेम है। तो कोण 3 बराबर हो गया कोण 6 के, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। अब देखिए जो एकांतर कोण 3 और 6 थे जेड की आकृति में, अब बाह्य कोण हमारे 1 2 7 8, तो इनका हम पता कैसे लगाएंगे बाह्य एकांतर कोण कौन से होते हैं 3 और 6, यानी अब जो 3 के ऊपर है वह कोण और 6 के जो नीचे है वह कोण। तो अब बाह्य एकांतर कोण हमारा कोण 1 और कोण 8, कोण 1 बराबर होगा कोण 8 के। इसी प्रकार कोण 4 और 5, कोण 4 जेड की आकृति बनाई इन्होंने, तो इसी जेड 4 के ऊपर 2 और 5 के नीचे 7, कोण 2 बराबर कोण 7 होगा। अब ये जो परिभाषा थी, परिभाषा का पहचान करने का तरीका था जेड की जैसी आकृति वाले, लेकिन अगर परिभाषा हम देखें एकांतर कोण की तो वह क्या होगी। एकांतर कोण की परिभाषा देखिए कि जो एकांतर कोण होते हैं वह तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में होंगे, यानी कोण 3 है जो तिर्यक रेखा के इधर की साइड है और कोण 6 है वह इधर की साइड है, यानी सीधे अर्थ की साइड है, ये उल्टे अर्थ की साइड है। अब परिभाषा देखते हैं कि अगर मतलब एकांतर कोण कहते हैं कि जिनकी भुजा एक भुजा तिर्यक रेखा पर होगी और दूसरी किरण विपरीत दिशा में होगी, यानी ये वाली किरण और ये वाली किरण विपरीत दिशाओं में है और तिर्यक रेखा के हमेशा विपरीत दिशा में ये कोण बनते हैं। ये हमारी एकांतर कोण की परिभाषा होगी। इंटीरियर एंगल और बाह्य को हम एक्सटीरियर बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। इनको बोलते हैं नेटिव या नेट एंगल बोलेंगे। तो आज हमने रेखा कोण के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। अब इनसे जो भी महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाग्र कोण हमेशा बराबर होते हैं, एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण का योग 360 डिग्री होता है, रैखिक कोण युग्मों का योग हमेशा 180 डिग्री या दो समकोण 180 डिग्री को दो समकोण भी बोलते हैं। ये सारी चीजें हमें अब कल हम प्रश्नावली 5.1 के आगे जो उदाहरण है वे सारे क्वेश्चन करेंगे और ये जो चीजें हमने पढ़ाई है वह वहाँ पर याद रहने वाली है। नोट्स की बात कर लेता हूँ मैं। जो भी चीज़ मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाई है उन सब के मैं नोट्स मैंने आज से बनाए हैं, वह तुम्हें मैं अभी दे दूंगा, मोबाइल में वीडियो पर ही आ जाएंगे। और अगले वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे वह हम बोर्ड पे कराएंगे, वह तुम्हें नोट करने पड़ेंगे।